हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर 111 में। हम लोग आज फिर से चर्चाओं का एक विषय उत्तराखंड की जो तमाम परीक्षाएं हैं उनको लेकर के आए हैं। और इसमें वर्तमान में अभी जैसे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है, फिर कनिष्ठ सहायक आपका डाटा एंट्री की परीक्षा है, इसी प्रकार से नायब तहसीलदार पीसीएस समीक्षा अधिकारी, कई तमाम परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के हम चर्चाओं पर आप लोगों से चर्चाएं करेंगे। इसमें सबसे पहले गंभीरता से जो आज हमारी चर्चा का विषय हम रखेंगे वो उत्तराखंड में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत अभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो होने की वाली हैं, कनिष्ठ सहायक डाटा कम एंट्री है, उत्तराखंड एसआई है, पीसीएस जैसे एग्जाम है, नायब तहसीलदार समीक्षा अधिकारी आदि ग्रुप सी की समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पुनः आप लोगों का स्वागत है और आप इस आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाए जा रहे हैं उनको आप कॉपी में राइट डाउन करें, उन्हें लिखें और समझ करके आप इसे पढ़ने का प्रयास करें। आइए चर्चा करते हैं इसमें हम क्वेश्चनों पर, एमसीक्यू क्वेश्चनों पर। और पहला प्रश्न आपके पास ये निकल करके आता है कि उत्तराखंड में राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप सब जानते हो हमारे उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, सब चीजें निर्धारित की गई। तो उत्तराखंड में राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो राजकीय पुष्प क्या है? तो आप सब जानते हैं राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया अब्बेलिटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया अब्बेलिटा। तो इसका जो ऑप्शन यहां पर ठीक होगा वो बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सुसूरिया अब्बेलिटा। तो आप प्रश्नों में जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली राजकीय पुष्प पढ़ लिया, राजकीय वृक्ष पढ़ लिया, उनके वैज्ञानिक नामों पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखें। आजकल प्रश्नों के स्वरूप में ऐसे प्रश्न आप लोगों से परीक्षाओं में पूछ सकता है। इसी में अगर मैं बात करता हूं तो एक इसमें विशेष पार्ट के रूप में इसको दिया गया है कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्मकमल है, इसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अब्बेलिटा है। ये एस्टेरेसी कुल का एक पौधा माना जाता है। इसकी विश्व में टोटल 210 आपका प्रजातियां हैं और हमारे उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प के रूप में जाना जाता था। इसमें फूल खिलने का समय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आ रखा है। जुलाई से सितंबर तक 3 माह तक इसमें यह समय होता है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पॉइंट मैंने आपको यह समझाया कि भाई हमारा राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्मकमल है, इसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अब्बेलिटा है और इसके संबंध में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो पढ़ते समय आपको पॉइंट करना है और उसके स्वरूप को डिजाइन करके याद करने का प्रयास करना है। अगला इसमें क्वेश्चन हमें दिख रहा है, राज्य वृक्ष बुरांस का फूल लगने का समय। अब राज्य वृक्ष आप सब जानते हो बुरांस है। अब पूछ रखा है कि इसमें फूल लगने का समय क्या होगा। तो इसके फूल लगने का समय जो होता है वो फरवरी से अप्रैल माह के बीच में इसमें फूल लगने का समय होगा। इसका ये राइट आंसर होगा। मई से जुलाई नहीं होगा, अगस्त से अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर से जनवरी नहीं होगा। इसका सही समय, सही टाइम ड्यूरेशन होगा फरवरी से अप्रैल। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आप सब जानते हो कि इसका वैज्ञानिक नाम, जो बुरांस का फूल है, इसके कई फायदे हैं। आप सब जानते हो हृदय संबंधी रोगों से लेकर के कई चीजों में हम इसको यूज करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो आप वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। 1500 से लेकर के 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलने वाले बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। 11000 फुट की अगर ऊंचाई पर आप देखोगे तो रेयर केस में ही आपको बुरांस के सफेद रंग के फूलों वाला यह भाग देखने को मिलेगा। यह 11000 फुट की हाइट में हमें देखने को मिलेगा। बुरांस का फूल जो है मकर संक्रांति के बाद जब गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वैसे वैसे खिलेगा और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। औषधि गुणों के कारण बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी है। अभी मैं समझा ही रहा था, बता ही रहा था आपको। इसके फूलों से रंग भी बनाया जाता है और अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 के द्वारा इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय आपका वृक्ष है उसका नाम है आपका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम और इसकी यह जो खासियत है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। और फूल लगने का समय क्या आ जाएगा? फरवरी से अप्रैल। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, उत्तराखंड में कांचुला खर्क। तो कांचुला खर्क जो है पर्टिकुलर क्या है, यह प्रश्न पूछता है। जड़ी बूटी शोध केंद्र,
सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में कांचुला खर्क के संबंध में बात की जाए तो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग, अब कस्तूरी जो मृग है वो हमें पाए जाते हैं 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई पर। इसे राज्य पशु घोषित किया गया। तो अभी आपने राज्य पशु के बारे में मेरे से समझ रहे हैं, और राज्य पशु जो है वो कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश व सिक्किम आदि राज्यों में भी पाया जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका मास्कस काइसोगास्टर। तो वैज्ञानिक नाम पर थोड़ा फोकस करेंगे, मास्कस काइसोगास्टर। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी जो है वो केवल नर मृग में पाया जाता है। 1 वर्ष से अधिक मृग में यह कस्तूरी जैसे गुण पाए जाएंगे। आपने सुना भी होगा, कस्तूरी मृग जो है केवल नर में पाया जाता है, और जब उसकी सुगंध आती है तो कस्तूरी खोजने के लिए, उसकी सुगंध को खोजने के लिए नर खुद आपका बहुत ज्यादा भ्रमण करने लगता है, एक प्रकार का उतावलापन उसमें आ जाता है। और इसी से आपका कुछ पंक्तियां भी बनी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नहीं। अर्थात भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसकी तलाश में इधर उधर भटके पड़े। सिर्फ सेम वैसे ही जैसे एक मृग जो है अपने ही अंदर, नर मृग जो है अपने ही अंदर आपका कस्तूरी लिया हुआ है, और फिर भी उसकी तलाश में इधर उधर क्या कर रहा है, भटक रहा है। तो यहां पर ये आप लोगों ने समझा, दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, आपका बांक्यूरिया आदि रोगों के निदान के लिए हम इसकी औषधि को विशेष रूप से यूज करते हैं। 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 72.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई, और 1942 में चमोली के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इसके अवैध बहुत सारे शिकार होते थे, इसी के कारण से गवर्नमेंट ने इसके संबंध में इतने सारे आपका अनुसंधान केंद्र और अभ्यारण्य खोले हैं, जिसके आधार पर इनको क्या दिया जा सके, संरक्षण दिया जा सके। तो आपको ध्यान में रखना है, मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग, ये उत्तराखंड का क्या है, आपका राज्य पशु है। ये भी आपके समझ में आया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले एक चित्र के माध्यम से दिखा भी रखा है, इसमें देख रहे होंगे आप लोग। उत्तराखंड राज्य का हिमालय जंतु कस्तूरी का स्त्रोत कस्तूरी मृग है, इसमें मृग नाभि और कहाँ कस्तूरी पाई जाती है उसको भी दिखाया जा रखा है। ओरिजिनल 1 लाख रुपए प्रति ग्राम तक का यह मिलता है कस्तूरी मृग हिरन। तो इस तरह से चित्रण के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से कस्तूरी जो है नर मृग में पाई जाती है, और कीमत तो आप देख ही रहे हैं प्रति ग्राम में कितनी ज्यादा है, इसीलिए इसका अवैध शिकार बहुत ज्यादा होता है। अगले पॉइंट के साथ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आता है कि हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड राज्य का क्रम क्या है। आप सब जानते हो हिमालय राज्यों का क्रम जो है उसमें एक सीरीज है, ये पूरी की पूरी आपका उत्तर में अगर पश्चिम से देखा जाए तो पश्चिम से लेकर के पूरब तक फैली हुई है, पश्चिम से लेकर के पूरब तक ये सीरीज फैली हुई है। और इसी हिमालय क्रम की श्रृंखलाओं में हमारा जो उत्तराखंड है अपने आप में कौन सा स्थान रखता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हिमालय क्रम में, हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का 12वां, 11वां, 10वां इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा 11वां। 11वां क्रम जो है हिमालय राज्यों के रूप में हमारे उत्तराखंड का है, और 11वें हिमालय राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये सब आपको मालूम है। अगर इसमें बात की जाए उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें हिमालय राज्य के रूप में, भारतीय गणतंत्र के कौन से 27वें हिमालय राज्य के रूप में और 11वें राज्य के रूप में, 11वें हिमालय राज्य के रूप में और 11वें हिमालय राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का उदय हुआ, गठन हुआ। आप सब जानते हो ये पहले उत्तरांचल के नाम से था, बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये आपकी एक विशेष जानकारी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें, क्वेश्चन के स्वरूप को भी ध्यान में रखें। अगला पॉइंट आप लोगों से इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड राज्य पक्षी कौन है। तो आप सभी ने देखा कि उत्तराखंड पशु के बारे में भी पढ़ा, वृक्ष के बारे में भी पढ़ा, पुष्प के बारे में भी पढ़ा। अब उत्तराखंड राज्य पक्षी कौन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है मोनाल। निम्न में से किस राज्य और देश का भी यह राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। तो आप इसका आंसर देंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और नेपाल, हिमाचल प्रदेश व नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश और नेपाल।
हिमाचल प्रदेश और क्या आएगा, नेपाल इसका आंसर आएगा पांचवे का। तो इसका आंसर बनेगा सी वाला ऑप्शन। प्रश्न की भूमिका है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। इसकी खूबसूरती देखिए, इस तरह से ये पक्षी होता है, इसका अवैध शिकार बहुत ज्यादा है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। मोनाल तथा डाफिया एक ही प्रजाति के ये पक्षी होते हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय जो भोजन है वो आलू है। मोनाल आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन आपका कंजर्वेशन यूनिट के द्वारा इसके लाल श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके लिए यह कहा गया है कि यह जो है 8,000 से लेकर के 20,000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि 1986 में पिथौरागढ़ में किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। तो गोविंद वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो इसका सही आंसर आएगा पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में आएगा अस्कोट वन्यजीव विहार। इसको अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में की गई थी। अब अस्कोट वन्यजीव विहार ये एक अभ्यारण्य है और इसके संबंध में विशेष ये है कि उत्तराखंड में आपका टोटल कितने अभ्यारण्य के अंतर्गत शामिल है। तो गोविंद वन्यजीव आपका विहार उत्तरकाशी, इसकी स्थापना 1955 में हुई। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है, इसकी स्थापना 1972 में हुई। सन के साथ आप लोग इसे याद करिए, उत्तराखंड की परीक्षाओं में सन पर विशेष एक फोकस रहता है। इसी प्रकार से अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में 1986 में हुई। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में है, 1987 में हुई। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है, 1988 में हुई। आपका मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में 93 में हुई। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल व चंपावत में है और इसकी स्थापना जो है आपका 2012 में हुई। तो इस प्रकार से 7 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये वन्यजीव विहार के अंतर्गत शामिल हैं और इस प्रकार से इनकी डेट है, इनके बनने की डेट है। तो आप डेट के साथ इसे याद रखेंगे और भी फैक्ट इसमें जो आते हैं वो आप लोग अभ्यारण्य और अन्य चीजों के माध्यम से मेरे से आने वाली अन्य क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर मैंने आपको बताया कि अस्कोट वन्यजीव विहार जो है वो आपका पिथौरागढ़ में पड़ेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। पूर्व राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। 20 और 9, 22 और 9, 9 और 22, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इन दोनों ऑप्शन पर अगर फोकस करते हैं तो आपको क्या लग रहा है, 22 9 और 9 और 22, एक कंफ्यूजन बना रखा है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। पूर्व राज्य में पहले विधानसभा बोल रखा है और फिर क्या बोल रखा है, विधान परिषद। तो पहले विधानसभा की सीटें बतानी होंगी और फिर विधान परिषद की बतानी होंगी। अर्थात तो उत्तराखंड राज्य जब है वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, यूपी का हिस्सा था, तो उस समय विधानसभा की कितनी सीटें थी और विधान परिषद की कितनी सीटें थी। तो इसका सही आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 22 और 9। तो इस तरह से आप इसे तैयार रखेंगे। तो एक पॉइंट ये भी क्लियर हुआ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में। गठनोपरांत 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई, 70 हो गई। फरवरी 2028 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया जाएगा। राज्य के विधानसभा में के कुल 70 सीटें मेंस में आरक्षित सीटों की संख्या 15 है, जिसमें से 13 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें आपका किसके लिए है, एसटी के लिए। तो 13 एससी के लिए है और 2 एसटी के लिए, और 2 ये जो एसटी के लिए है वो चकराता देहरादून और नानामत्ता उधम सिंह नगर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला परिसीमन जो है इसका 2028 में फरवरी में होगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अभी आप लोगों ने इस प्रश्न का विशेष पार्ट जब पढ़ा तो आपको यह पता चला कि यहां पर 15 सीटें आरक्षित हैं और इस 15 सीटों में से 13 जो है एससी के लिए है और 2 जो है वो एसटी के लिए। 13 जब एससी के लिए है और 2 एसटी के लिए है इस 15 में से, तो ये 2 सीटें जो है चकराता देहरादून की है और नानमत्ता उधम सिंह नगर की है। तो आप अगले प्रश्न का जवाब इससे दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आप बोलोगे खटीमा विधानसभा सीट, चकराता विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट, धारचूला विधानसभा सीट। तो इसका आंसर आएगा चकराता विधानसभा सीट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और इस पर चर्चा कीजिए। कथन और कारण का क्वेश्चन है। आजकल कुछ परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चनों की बहुत मांग बढ़ते जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है, उस राज्य में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कथन और कारण सोचने और समझने की संवर्धन क्षमता पर
आधारित क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। फैक्टों की संख्या, जो डायरेक्टली फैक्ट के रूप में इंडिकेशन रटा हुआ पार्ट रहता है, उसकी संख्या घटते जा रही है। तो सोचने की विचार क्षमता पर चीजें बन रही है। जो आपने पढ़ा है उस पर सोचिए, विचार करिए, कथन और कारण के क्वेश्चनों को निकाल करके पूरा करिए, जिसे रीजनिंग में हम सेलुलिज्म जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भी जानते हैं, न्याय निर्णय, सेलुलिज्म, इस तरह की बातें। तो यहां पर अभी कथन और कारण क्या है? उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका दिखाई देती है। अब आप सब जानते हो कि हमारे उत्तरांचल राज्य में जो विधायिका की कुल सीटें हैं वो कितनी है? आपका 70 सीटें हैं, 70 सदस्य हैं। और अगला परिसीमन 2028 में होने वाला है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है दो विधानसभाएं, विधान का रूप दिखाई देता है। एक आपका विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद। तो आप सब जानते हो विधानसभा और ये आपका विधान परिषद। और आप सब इस प्रश्न का जवाब बखूबी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है और केवल एकल स्वरूप का ढांचा है, और वह एकल स्वरूप विधानसभा के रूप में। तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो आप बोलोगे इसका आंसर सही होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, यही इसका आंसर होगा। सी वाला ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया वो भी समझ में आया, जो इसमें बातें नहीं थे उसको भी आप लोगों ने समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला पूछा है, और सबसे पश्चिमी जिला इसमें क्या है? तो आप सब जानते हो कि हमारा जो उत्तराखंड का एक डिजाइन है उसका नक्शा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें ये आपका हरिद्वार है और ये उधम सिंह नगर जिला है। इसको अगर डिवाइडेशन करता हूं तो ये कुमाऊं है, और इधर डिवाइडेशन करते हैं तो ये क्या है? आपका गढ़वाल है। अब इसमें पूछता है कि सबसे पश्चिमी क्या है? तो ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ये उत्तरी है, और ये आपका दक्षिणी हो जाएगा। तो सबसे पश्चिमी, राज्य का सबसे पश्चिमी आपका जिला कौन सा है? तो देहरादून है, उत्तरकाशी है, हरिद्वार है और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ हो नहीं सकता है, हरिद्वार नीचे हो गया। उत्तरकाशी और देहरादून में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका क्या निकल के आएगा? उत्तरकाशी नहीं आएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका, इसका आंसर जो है उत्तरकाशी उत्तर का चले जाएगा। ये वाला कोना जाएगा ऐसे, तो ये वाला कोना जाने के कारण से उत्तरकाशी उत्तर का बनेगा। तो ये उत्तरकाशी, हरिद्वार और पिथौरागढ़ ये नहीं है, ये नहीं है, और इसका आंसर आएगा देहरादून। क्या आंसर आएगा? देहरादून। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा देहरादून। चलिए आइए, इसमें विशेष कुछ है तो उसको देख लेते हैं। हाँ देखिए, जो बातें हो रही थी उसी की बातों का एक विशेष तौर पर आपका परिलक्षण किया है। उत्तरकाशी उत्तर में, उधम सिंह नगर दक्षिण में, आपका पूरब में पिथौरागढ़ और पश्चिम में आपका देहरादून। तो इसका आंसर देहरादून आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए, स्थायी राजधानी हो इसके लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो आयोग है वो कौन सा था? तो एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग को किस नाम से जानते हैं? पंत आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग और बनर्जी आयोग। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आएगा दीक्षित आयोग। अब हुआ क्या, जब दीक्षित आयोग बनाया गया तो दीक्षित आयोग ने यह कहा कि उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी है, स्थायी राजधानी है वो देहरादून ही होनी चाहिए, वो आपका देहरादून ही होनी चाहिए, देहरादून होनी चाहिए। और ये देहरादून जो है आपका जो राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, उस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बिल्कुल समीप में है, या बिल्कुल आपका उत्तरांचल को स्थिति के आधार पर समीप में देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीप है। दूसरा, यह जो क्षेत्र है विभिन्न प्रकार के आपका जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे सेफ स्थिति में पाया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चीजों के कारण से समस्याएं पैदा होते रहती हैं। आपका जैसे आपका भूस्खलन है, आपका वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इसमें अन्य चीजों में जो समस्याएं पैदा होती हैं, और उस समस्याओं के कारण से जो देहरादून क्षेत्र है वो एक सेफ जोन में आता है, और यहाँ से कभी भी आपका जो उत्तरांचल राज्य के विधानसभा के कार्य हैं उनमें अवरुद्ध पैदा नहीं होगा। इसी के कारण से देहरादून को स्थायी राजधानी बनाया जाए, और इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम क्या है? दीक्षित आयोग है। तो इसका आंसर सही आएगा दीक्षित आयोग। तो इसमें थोड़ी बहुत मैंने जो बेसिक जानकारी दी उसको भी ध्यान में रखें। अब इसके बाद अगला पॉइंट जिसमें चलते हैं कि राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इस शब्द को अगर समझना चाहते हो तो एक बार इसको हटा दीजिए और आप पढ़िए कि राज्य का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तब तो आप सीधे सीधे राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल को बना देंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति में राज्यपाल के ही कार्यों को पूरा करने के लिए आप सब जानते हैं कि वास्तविक प्रधान की नियुक्ति की जाती है, और यह वास्तविक प्रधान की नियुक्ति जो होगी, या वास्तविक प्रधान जो होगा, जो इस व्यवस्था को पूरा करने का काम करेगा, वो होगा आपका सीएम साहब, जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
मुख्यमंत्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को निकाला जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो ये तो आप सब जानते हो कि उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में आपके कितने जिले हैं? 7 जिले। और कुमाऊं मंडल में कितने हैं? आपका 6 जिले। इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी। तो इसका सही जवाब आएगा उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है और बागेश्वर नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा बागेश्वर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसके विशेष के तौर पर यह दे रखा है कि उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले कौन कौन से हैं? चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी है। कुमाऊं मंडल के जिलों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर है। तो इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन हमें देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं और इसमें दे रखा है कि मोनाल पक्षी जो है किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो मोनाल पक्षी की जो ऊंचाई है वो अत्यधिक मात्रा में ऊंचाई पर पाया जाता है। तो एक आपको पॉइंट बना रखा है और सारे पॉइंट में आपका यहां पर तो ये वाला पॉइंट तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? तो उसके पीछे कारण है 800 दे रखा है, तो 800 से तो स्टार्ट हो गया नहीं। अब इसके बाद 3 चीजों पर आपका कंसंट्रेट है। देखिए 10,000, 14,000 और 20,000। तो इसका सही जो आंसर आएगा 8,000 से लेकर के 20,000 फीट आएगा। यहां पर एक कंफ्यूजन विद्यार्थी को जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है। तो आप क्लियरिटी के साथ याद रखें कि मोनाल पक्षी की ऊंचाई जो है 8,000 से लेकर के 20,000 फीट तक की ऊंचाई में मोनाल पक्षी पाया जाएगा। पंचायती राज्य संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब जो है वो क्या आएगा? 30%, 33%, 40% और 50%। तो इसका सही जवाब आएगा 33%। अगर ऐसा आप परीक्षा में करके आ जाओगे तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ये पहले था, अब नहीं है। अब इसका सही जवाब है 50%। तो ये आंसर यहां से गायब होगा और सही आंसर क्या आएगा? 50%। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो है पुरानी जो बुक्स हैं उसके माध्यम से पढ़ते रहते हैं, उनमें वही लिखा पड़ा है तो उनको वही याद हो चुका है 33%, परीक्षा में आया लिख करके आ गए। तो आप ध्यान में रखना कि अब 50%, यही 33% से आरक्षण पहले था और अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 50%। तो इसका आंसर आ जाएगा इस अधिनियम से पूर्व पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण, पूर्व पंचायत में अर्थात पहले जो था वो 33% था और लेकिन आज वर्तमान में इसका आरक्षण कितना हो गया? 50%। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य में निम्न जनपदों में सही क्या है? अब आपको एक स्थिति बता रखी है, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल। देखो कंफ्यूजन कर रखा है और कंफ्यूजन के पीरियड में हम सब जानते हो कि एक कंफ्यूजन जो बनता है वो उत्तरकाशी और चमोली को लेकर के क्रिएट होता है। एक कंफ्यूजन जो है उत्तरकाशी और चमोली को लेकर के कंफ्यूजन करता है। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को स्पष्ट तरीके से क्लास के माध्यम से भी मैं कई बार समझा चुका हूं कि चमोली का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, उत्तरकाशी की का क्षेत्रफल उसकी अपेक्षा कम है। तो पहला नंबर हम चमोली को देंगे और दूसरा नंबर उत्तरकाशी को। ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राइट है। पहला चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी और फिर नैनीताल। इन दोनों के बीच के क्षेत्रफल में बहुत ही कम आपका अंतर है, इसीलिए एक कंफ्यूजन बना होता है। लेकिन इसका सही जवाब आएगा चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए आप एक चार्ट दिया है, उसमें हमें एक नक्शे के माध्यम से उत्तरकाशी, चमोली इसकी स्थिति दिखा रखी है और इसके बाद और अन्य जिलों के आधार पर उसका डिवाइडेशन। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा जिसपे मेरा हाथ चल रहा है ये आपका कुमाऊं है और इधर वाला हिस्सा क्या है? आपका गढ़वाल है। तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो उत्तरांचल राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है, अभी आपने पढ़ा। उत्तरांचल राज्य का राज्य खेल हमने अभी पढ़ा नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। उत्तरांचल राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है, बिल्कुल सही है। उत्तरांचल राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, बिल्कुल सही है। उत्तरांचल राज्य का इसमें फूल नहीं दे रखा है, अगर वो दिया होता तो क्या हो जाता? ब्रह्म कमल हो जाता, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प। लेकिन उत्तरांचल राज्य का क्या बैडमिंटन क्या राज्य खेल है? तो आप बोलोगे नहीं, इसका जवाब ये नहीं होगा, इसका जवाब होना चाहिए था फुटबॉल। तो इसीलिए कौन सा सत्य नहीं होगा ये पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये सत्य नहीं होगा और सत्य क्या होगा? फुटबॉल। 2015। उत्तरांचल में राष्ट्रपति शासन कब लगा? आप सब जानते हो राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय हमारे उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार थी और वह दोहरे शासन के रूप में, दोहरे राष्ट्रपति शासन के रूप में उनका कार्यकाल चला है। और यह कब था? राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राष्ट्रपति शासन जो लगा है वह आपका लगा है 27 मार्च 2016, 24 मार्च, 20 मार्च और 30 मार्च। देखो सारी डेट
नियर अबाउट 2016। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में ज्यादातर बनते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं कि होगा क्या। तो पूरी डेट की क्लियरिटी के साथ आप इसे ध्यान में रखेंगे और इसका सही जो आंसर आएगा 27 मार्च 2016 आएगा। और मैंने आपको बताया कि उस समय हमारे उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय शासन इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल इसका उल्लेख 360 में। और आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वह आपका भाग 18 के अंतर्गत वर्णित है। भाग 18 में जो पार्ट 18 है उसमें वर्णित किया गया। उसमें 3 प्रकार के ये अनुच्छेद, 3 प्रकार के ये आपातकाल होते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। उनके ये आर्टिकल्स हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिए महाधिवक्ता पद की नियुक्ति की जाती है। अब राज्य के लिए जो महाधिवक्ता का पद है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति करेगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश करेंगे और राज्य के राज्यपाल करेंगे। राज्य का मामला है तो राज्य ही आएगा और राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और इसका आंसर सही होगा डी वाला, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर डी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, देखो लिखा भी है आर्टिकल नंबर 165 में, राज्यपाल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह पावर दी है कि वो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो आप इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान में रखें, आर्टिकल 165 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम क्या है? उत्तराखंड में पूर्णतः आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है और उसको नगर निगम, प्रथम नगर निगम के रूप में बनाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? कर्णप्रयाग, आपका उत्तरकाशी, श्रीनगर और अगस्त्यमुनि। आप सब जानते हो कि इसका सही आंसर जो होगा 9वां जो बना है वो है आपका श्रीनगर। तो फिर से प्रश्न को ध्यान से समझें, पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा श्रीनगर। तो अभी वर्तमान में 9 आपका क्या कहते हैं नगर निगम है, जिसके अंतर्गत राज्य में देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, श्रीनगर है और आदि 9 नगरों में नगर निगम है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास किया। तो मैंने अभी आप लोगों को इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे उत्तराखंड में जो अभी आगामी परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल भी आ चुका है। आप लोग लगातार प्रयास करते रहें। मैं आप लोग को एक एक दिन की गैपिंग के अनुसार चीजें बना करके पीडीएफ के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने के प्रयास करूंगा। आप इसे आराम से पढ़ें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसे नोट कर लें, उनके विशेष प्रकार के स्वरूप को बना करके राइट डाउन करें। तो इस तरह से परीक्षाओं तक हम काफी प्रश्नों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों से फिर से पुनः आग्रह है कि आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी जुड़िए और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ने का प्रयास करें। तो आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।